हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार विजुअल लर्निंग पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम सीख रहे हैं लूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उससे जनरल साइंस का एक कंप्लीट सिलेबस, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। आज जो वीडियो है वो लेवल 5 की कैटेगरी में रखा गया है इन 10 क्वेश्चन को, और देखते हैं कि ये 10 क्वेश्चन हमें क्या सिखाते हैं। उसके पहले हम एक अच्छे से कोटेशन को देखते हैं। ज़िंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कितनी अच्छी बात है। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि आप बस एनर्जेटिक रहिए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। कामयाबी एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। और जो मेहनत से किया गया संघर्ष है, जो आपकी मेहनत है, वो एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। ठीक है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि आज के 10 क्वेश्चन हमें क्या सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में कह रहा है कि प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? देखिए, हम पिछले क्लासेज में जो भी लूसेंट की क्लास आई थी उसमें न्यूटन के नियम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कवर किए थे। तो कौन सा नियम है आप बता सकते हैं आसानी से? न्यूटन का ये तीसरा नियम है। ठीक है, एक बार फिर देखिए, ये न्यूटन के 3 नियम आपके पास हैं। पहला नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। दूसरा नियम से हमको क्या मिलता है? जो बल होता है उसका फार्मूला हमको प्राप्त होता है। और तीसरा नियम अभी ये क्या है जो हमसे पूछा गया था? ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये हमसे पूछा गया था। आपके पास क्वेश्चन ये है कि जो इसके पहले वाला लेक्चर था लूसेंट की क्लास, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था तीसरे नियम से रिलेटेड कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल होती है, ये प्रतिक्रिया और क्रिया बल, क्या ये एक ही वस्तु पे लगती है, एक ही वस्तु पे लगती है, या कि भिन्न भिन्न वस्तुओं पे लगती है? समझ पा रहे हैं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। या भिन्न भिन्न वस्तुओं पे लगती हैं, आपको ये बताना है। देखिए, ये इस टाइप का एक आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा, बहुत बढ़िया से। आपको क्या करेंगे? ठीक है, ये हम आगे की क्लास भी कंटिन्यू कर रहे हैं और पीछे वाली चीज़ें रिवीजन भी कर रहे हैं। तो ये इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया जो बल है, क्या ये एक ही वस्तु पे लगता है या भिन्न भिन्न वस्तुओं पे लगता है? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? आपके पास ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे नियम के कारण संभव है। समझते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, एक बालक तैर रहा है। ठीक है, जैसे ये हाथों से क्या करता है, जल को पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है, तो जल भी क्या करता है, इस पर एक फोर्स आगे की तरफ लगाता है। जल यहाँ से क्या होता है, विस्थापित तो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बालक आगे की तरफ बढ़ने लगता है। समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा और ये तीसरे नियम के कारण संभव होता है ऐसा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? आप क्या बताइए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप छोड़ के आ सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं, आप 100% इसको करेक्ट करके आएंगे। ये न्यूटन का कथन है, जो कि न्यूटन का क्या है, ये फर्स्ट लॉ है। आप सभी जानते हैं, ये इतनी बार आ चुका है कि आपको अब तो याद हो चुका होगा न्यूटन के तीनों लॉ। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? 2014 में एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। आपके पास ऑप्शन है गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से या गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गति के पहले नियम से। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि गति के दूसरे नियम से आता है। ठीक है, गति के जो दूसरा नियम है उससे बल का जो व्यंजक है वो हमको मिलता है। ठीक है, यानी कि जो फोर्स है उसका फॉर्मूला मिलता है। अब सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको कि ये बल होता क्या है, जो बल की परिभाषा है वो क्या होता है। देखिए, बल की परिभाषा कह रहा है कि बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। समझ पा रहे हैं? ये बल की परिभाषा है। अब आपको दिखाते हैं कि जो गति का पहला नियम है वो क्या कहता है। गति का पहला नियम वह कहता है कि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में रहेगी, और एक समान गति से सीधी रेखा में गतिशील है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। समझ पा रहे हैं? ये चीजें देख पा रहे हैं? यानी कि यहाँ पर भी तो वही बात किया जा रहा है कि वह बाहरी कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है
उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उसको हम बल बोलेंगे। समझ पा रही हैं? और बल की डिफिनेशन में भी यही चीज कहा गया है। तो यानी कि पहले नियम से ही हम बल के जो परिभाषा है उसको हम दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। यह स्टेटमेंट देखते ही आप यह जान पाए कि यह तो न्यूटन के गति के पहले नियम की बात हो रही है, और न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब देखिए, जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ये चीजें आपको हमने बहुत पहले डिस्कस कर रखा है। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और गतिमान है तो गतिमान। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उतना ही अधिक बल लगाना पड़ता है। अतः किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वही क्या कहलाता है, जड़त्व की माप कहलाता है। समझ आ रही बात? ये सारी चीज़ें हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर रखा है आपसे, तो यह स्टेटमेंट देखते ही आप तुरंत इसका आंसर टिक कर पाए होंगे। और क्या है ये, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, करें कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम, आघूर्ण का नियम कहते हैं, या जड़त्व का नियम, या ऊर्जा का नियम, या संवेग का नियम। देखिए, न्यूटन के पहले नियम को सभी जानते हैं कि हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और एक चीज और बोलते हैं, क्या चीज, गैलीलियो का नियम। ठीक है, तो गैलीलियो का नियम भी कहते हैं हम, याद रखिएगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। न्यूटन के पहले नियम को या तो हम गैलीलियो का नियम कहते हैं, या तो जड़त्व का नियम बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन कर पाएंगे। काफी आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कह रहा है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। देखिए, आपके पास ऑप्शन है, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। अब लास्ट ऑप्शन है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ठीक है, तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ये इसी की वजह से क्या होता है, गाड़ी आगे बढ़ती है जब घोड़ा खींचता है। तो समझ आ रही बात? देखिए, इसको समझते हैं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या कहता है। चलिए, इस पिक्चर की मदद से हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें, ठीक है, ये गाड़ी की, तो इसके पहले हम आपको बता दें कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है कि प्रत्येक बल के विपरीत दिशा में किंतु बराबर एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। ये चीज आप जानते हैं। अब देखिए, अब इसको समझते हैं। पृथ्वी का सॉरी ये जो गाड़ी का जो भार है वो नीचे साइड लग रहा होगा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी भी क्या कर रहा होगा, इस गाड़ी पे एक फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऊपर की साइड। समझ आ रही बात? तो इस तरह से क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या कर रहे होंगे, ठीक है, एक दूसरे को संतुलित कर रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही। जब ये संतुलित बल हो गए तो यानी कि ये इसकी मदद से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही होगी। आगे देखते हैं। और अब घोड़ा गाड़ी को आगे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन आप जानते हैं कि न्यूटन का नियम कहता है कि जब घोड़ा खींच रहा है तो गाड़ी भी घोड़े को पीछे की तरफ खींच रहा होगा। यानी कि ये भी क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे होंगे, इसकी मदद से भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही होगी। क्लियर हो रही बात? अब देखिए, घोड़ा जैसे ही पृथ्वी पर पैर रखता है तो एक क्या होता है, ठीक है, एक तिरछा बल इस टाइप से पृथ्वी पर जैसे ही पैर रखता है तो एक तिरछा बल इस डायरेक्शन में लगता है। अब पृथ्वी पे पैरों की मदद से एक तिरछा जो बल लग रहा है, तो पृथ्वी भी क्या कर रही होगी भाई, पृथ्वी भी तो इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगाएगी कि नहीं लगाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल लगाएगी। तो इस तरह से ये अर्थ ने जो बल लगाया, ठीक है, और ये घोड़े का है, ठीक है, हॉर्स का। अब ये देखिए, ये जो अर्थ ने बल लगाया भाई, इस बल के दो कंपोनेंट मिल गए हमको। कौन कौन से? ठीक है, आप देखिएगा, इस बल के दो कंपोनेंट, एक तो क्षैतिज कंपोनेंट, ठीक है, और एक ऊर्ध्वाधर। समझ आ रही बात? ये दो कंपोनेंट क्या कर रहे होंगे। अब देखिए, हम इस कंपोनेंट की बात करें ऊर्ध्वाधर वाले, तो ऊर्ध्वाधर वाला जो कंपोनेंट है वो घोड़े के जो घोड़े का जो भार है ना, घोड़े का जो भार नीचे की साइड लग रहा होगा, इसको संतुलित कर रहा होगा। ठीक है, बचा हमारे पास ये जो क्षैतिज घटक है, इस क्षैतिज घटक की मदद से क्या कर रहा होगा, एक गाड़ी
आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। अब कहेंगे कि क्या इस क्षैतिज घटक के अपोजिट डायरेक्शन में कोई बल काम नहीं कर रहा होगा? तो बिल्कुल काम कर रहा होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्षैतिज घटक के अपोजिट डायरेक्शन में एक बल फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं घर्षण बल, ठीक है, ये काम कर रहा होगा। और एक गाड़ी बढ़ने की कंडीशन तभी होगा जब एक घर्षण बल से क्या हो जाए, ठीक है, ये जो कंपोनेंट है क्षैतिज जो घटक है, क्षैतिज जो घटक का जो बल है वो घर्षण बल से क्या हो जाए, जब ज्यादा हो जाएगा तभी एक पूरा का पूरा गाड़ी क्या होगा, ठीक, आगे की तरफ खिसकेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि यानी कि गाड़ी को आगे खिसकाने के लिए जिम्मेदार कौन हो रहा है? आप कहेंगे कि ये क्षैतिज बल जो है वही जिम्मेदार हो रहा है। और ये क्षैतिज बल लग किसके रहा की मदद से लग रहा है? आप कहेंगे कि ये पृथ्वी द्वारा लगाया गया क्षैतिज घटक है। तो यही सेम चीज क्या था, पीछे पीछे हमसे यही कहा गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से क्या कहता है, गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता सिद्धांत से, न्यूटन का पहला नियम है उसकी मदद से, न्यूटन का दूसरा नियम उसकी मदद से, या न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसकी मदद से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन के पहले नियम से हम इस चीज़ को समझा सकते हैं, जो कि जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम कहता क्या है? देखिए, कोई भी वस्तु तब तक अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी दबाव या बाहरी फोर्स क्या करता है, उसकी अवस्था को बदलने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, अब इसलिए जब कोई बस या ट्रेन अचानक से रुकती है तो यात्रियों को का जो है आगे का हिस्सा वो झुकना तय है भाई, क्योंकि शरीर का जो निचला हिस्सा है वो बस या ट्रेन के सीट के साथ क्या होता है, जुड़ा रहता है। लेकिन शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है जड़ता के कारण बस या ट्रेन की गति के साथ ही रहता है। ठीक है, जो ये ऊपरी हिस्सा है वो जब गति कर रही होती है तो ये इसी गति के साथ रहना चाहता है। अब जब बस अचानक से ब्रेक लगाती है या रुकती है तो ये अपनी इस अवस्था को बदलने की कोशिश करता है, उसका विरोध करता है भाई, क्योंकि ये अब ब्रेक लगाती है तो बस धीरे धीरे रुकेगी, इधर ब्रेक लगा रहेगी। अब ये इसको बदलने की कोशिश कर रहा होगा, यानी कि ये क्या कर रहा होगा कि ये आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि शरीर अपना संतुलन बनाए रखना चाहता है। तो यही कारण है, ये अवस्था को बदलने के लिए, ठीक है, ब्रेक इधर लग रहा है, बस रुक रही होगी, तो अवस्था को बदलने के लिए क्या होता है, शरीर आगे की तरफ झुक जाता है। यहीं दूसरी पिक्चर में बात करें तो जब बस अचानक से चलती है तो देखिए शरीर का जो निचला हिस्सा है वो जड़ता के कारण क्या होता है, विरामा अवस्था में रहता है। ठीक है, अब जब बस अचानक से आगे की तरफ झुकती है, चलती है, तो ये जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो क्या करता है, मतलब जो पूरी बॉडी है वो इस गति का विरोध करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यही कारण है कि जब अचानक से चलती है तो ये शरीर पीछे की तरफ झुक जाता है। क्लियर हो रही बात? उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये कैसे चीज़ें होता है, कैसे नियम सिस्टम काम करता है, समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन के पहले नियम से इस चीज़ को समझा सकते हैं, जो कि क्या है, जड़त्व का नियम, या जिसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, रॉकेट की कार्य प्रणाली जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? आपके पास ऑप्शन है, देखिए इस क्वेश्चन को भी एसएससी ने 2011 में पूछ रखा है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसके आधार पर ये उसके सिद्धांत पे काम करता है, या न्यूटन के पहले नियम के सिद्धांत पे काम करता है, न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसके सिद्धांत पे काम करता है, या आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसके नियम पे काम करता है? तो जो रॉकेट का जो कार्यप्रणाली है वो भाई न्यूटन के जो तीसरा जो नियम है, ठीक है, तृतीय नियम, न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम, उसके आधार पर ये काम करता है। देखिएगा इस चीज़ को, देखिए रॉकेट जो है कैसे उड़ रहा है। ठीक है, देखिए रॉकेट एक प्रकार का क्या होता है, वाहन है, जिसके उड़ने का जो सिद्धांत है और न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया पर आधारित होता है। देखिए क्या होता है पूरी चीज़ में समझिएगा। देखिए तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट को आगे की दिशा में समान अनुपात का बल मिलता है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जो जेट विमान हैं, अंतरिक्ष यान हैं एवं प्रक्षेपास्त्र विभिन्न प्रकार के रॉकेटों के उदाहरण हैं। रॉकेट के जो भीतर एक कक्ष बनाया जाता है जो ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है।
जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर एक संकरे मुंह से अत्यंत वेग से के साथ जो बाहर आती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को आगे की तरफ तीव्र गति से आगे की तरफ लेकर जाता है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किसके आधार पे, किसके सिद्धांत पे काम करता है? न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पे काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बल गुणनफल है तरह की द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो इतना आसान क्वेश्चन, आप जानते हैं कि जो फोर्स का फार्मूला होता है F=m×a, ठीक है। तो किसका किसका गुणनफल है भाई? आप कहेंगे कि एक तो द्रव्यमान का है, दूसरा किसका है? त्वरण का है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपको क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब लेवल फर्स्ट से लेकर लेवल 5 तक के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो टोटल मिला के अब 50 हो चुके हैं। जो आंकड़े यहाँ 50 आप देख पा रहे हैं, वो लेवल फर्स्ट से लेकर लेवल 5 तक के क्वेश्चन के आंकड़े हैं। और यहाँ से चीज़ें, यहाँ मेरा उद्देश्य है कि केवल ये 10 क्वेश्चन समझाना ही नहीं, 10 क्वेश्चन की मदद से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो इस तरह से आपको एक साइंस का काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे पोर्शन मिल जाएगा, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहद किफ़ायती होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आ रहा होगा और काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा। तो यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीख पा रहे होंगे। तो बस मिलते हैं अब अगले लेवल में, मीन्स लेवल 6 के कैटेगरी में, और वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से वो 10 क्वेश्चन हैं जो हमें और एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाने वाले हैं। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।